हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैक स्ट्रोक में, जहां हम सीखते हैं और जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड्स इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम। फ्रेंड्स, यह फ्लूइड स्टैटिक्स का लास्ट पार्ट है, फ्लूइड्स इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम। फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेकंड, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए लिक्विड सब्जेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन, एंड थर्ड है इफेक्ट ऑफ वर्टिकल एक्सीलरेशन। First, introduction. If a fluid is contained in a vessel which is at rest or moving with constant linear velocity, it is not affected by the motion of the vessel. But if the container is given a continuous acceleration, this will be transmitted to the fluid and affect the pressure distribution in it. Since the fluid remains at rest relative to the container, there is no relative motion of the particles of the fluid, and therefore no shear stresses, fluid pressure being everywhere normal to the surface on which it acts. Under this condition the fluid is said to be relative equilibrium. हम इसे समझेंगे इस ट्रक से। इस ट्रक का यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस समय हमारा जो लिक्विड है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ही रहेगा, लेकिन यदि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करेगा तब यह कुछ ऐसी शेप ले लेगा। जब फ्लूइड हमारी कुछ डायग्राम में दिखाई गई शेप ले लेगा, और अभी कंटिन्यूसली ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट इसी प्रकार रहे कुछ समय के लिए, तो उस पूरे समय तक हमारा फ्लूइड इसी शेप में रहेगा, अर्थात हमारा शियर स्ट्रेन है वह कांस्टेंट रहेगा। और हम जानते हैं कि लिक्विड के अंदर शियर स्ट्रेन की परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, लेकिन सॉलिड में शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन लिक्विड में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तब शियर स्ट्रेस जीरो होगा। शियर स्ट्रेस जीरो होगा तो इसका मतलब है कि फ्लूइड प्रेशर सतह पर, सरफेस पर नॉर्मल रिएक्ट करेगा। तो इस कंडीशन में जो फ्लूइड होगा वो एक रिलेटिव इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि रिलेटिव इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करता रहे तो ये इसी पोजीशन में रहेगा, तो ये क्या कहलाएगी? रिलेटिव इक्विलिब्रियम। अब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए लिक्विड सब्जेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन। एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कंटेनर है जो ए एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो हमारा जो फ्लूइड है कुछ डायग्राम में दिखाए अनुसार शेप ले लेगा। तो हम डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं अपर साइड से, तो इस पे एक एलिमेंट लेते हैं, वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर एक एलिमेंट लेते हैं। उस एलिमेंट पे प्रेशर लग रहा है पी ए, पी बी, पी सी, पी डी। अब वो प्रेशर क्या है? वो प्रेशर है पी ए इक्वल टू पी प्लस डी पी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स बाई 2। ये प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग आता है। पी ए इक्वल टू पी प्लस डी पी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स बाई 2, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा पी ए की तरफ, और पी बी का होगा पी माइनस डी पी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स बाई 2। और डी एक्स यहाँ पर इसलिए आ रहा है होगी एक्स डायरेक्शन की बात चल रही है। पी सी पी माइनस डी पी अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई 2। पी सी कम है इसलिए घटक अपने माइनस चिन्ह लगाया है, और पी डी की वैल्यू ज़्यादा है वाई डायरेक्शन में, पी प्लस डी पी अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई 2। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। तो टोटल फोर्स कितना होगा? एम ए के इक्वल। तो टोटल फोर्स कितना होगा? यहाँ पे लग रहा है पी ए माइनस पी बी इंटू एरिया। एरिया क्या होगा? डी वाई इंटू डी जेड, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसका ये नॉर्मल फोर्स यदि नॉर्मल लग रहा है तो उस सरफेस का एरिया कितना होगा? डी वाई इंटू डी जेड इक्वल टू एम। एम क्या होता है? मास। मास इंटू मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड, और एक्सेलरेशन लिखा हुआ है पी प्लस डी पी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स बाई 2। वैल्यू पुट करेंगे पी ए और पी बी की, और उसके अलावा फिर सॉल्यूशन करने पर, ओवरऑल करने पर हमें मिलेगा डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू रो ए, रो इंटू एक्सेलरेशन। तो हमने देखा कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन पर यूनिट लेंथ ऑफ एक्स डायरेक्शन इक्वल टू कितना होगा? रो ए। अब सिमिलरली यदि एफ वाई, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू एम जी हो, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू एम जी, तो सिग्मा एफ वाई कितना होगा? पी सी माइनस पी डी।
पीसी ऊपर से नीचे लग रहा है और पीडी नीचे से ऊपर लग रहा है, तो पीसी माइनस पीडी इक्वल टू इंटू एरिया इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पर देखेंगे पीसी माइनस पीडी इंटू डी एक्स डी जेड, क्योंकि वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डी एक्स इंटू डी जेड से शो होगा, बराबर रो डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू जी। तो यहाँ पे वैल्यू रखने पर और ओवरऑल सॉल्यूशन करने पर डीपी अपॉन डी वाई अपन को मिलेगा माइनस रो जी। लेकिन हम जानते हैं कि डीपी होता है, उसको कैसे लिखेंगे हम, डीपी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस डीपी अपॉन डी वाई इंटू डी वाई। तो डीपी की वैल्यू होगी रो ए डी एक्स माइनस रो जी डी वाई। डीपी अपॉन डी एक्स और डीपी अपॉन डी वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने। तो इफ एलिमेंट या पॉइंट कंसिडर ऑन द टॉप सरफेस, यदि एलिमेंट और पॉइंट को हम टॉप सरफेस पे कंसिडर करें तो वहाँ पे डीपी की वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि हर जगह जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, तो डीपी कितना होगा, जीरो। तो जीरो इक्वल टू रो ए डी एक्स माइनस रो जी डी वाई, तो रो ए डी एक्स इक्वल टू रो जी डी वाई। तो यहाँ से हम कहेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए अपॉन जी। तो ए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, स्लोप tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। इट मीन्स स्लोप इज लीनियरली, स्लोप क्या है हमारा, लीनियर है। तो ये हमने डिफाइन भी कर दिया कि हमारा जो स्लोप आ रहा है वह लीनियर आ रहा है, तो हमारा डायग्राम के अकॉर्डिंग जो शेप बनेगा वो वैसा ही बनेगा, लीनियरली। अब मेथड सेकंड की बात करते हैं, इसी को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये फ्लूइड हमारा कुछ ऐसी शेप लेगा, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव करेगा तो इस पर नीचे लगेगा mg, और जब एक्सेलरेशन को हम डायग्राम में शो कर रखा है उसको हम यदि इस पॉइंट पे लेके आएंगे तो रिलेटिव के अंदर फोर्स पीछे की ओर लगेगा, तो फोर्स पीछे, और इसका रिएक्शन फोर्स वाटर के द्वारा, लिक्विड के द्वारा आर लगेगा ऊपर की ओर, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम जो हमारी फ्लूइड ने शेप ले रखी है उस शेप के परपेंडिकुलर और उस शेप के एक्सिस, उस एक्सिस में सारे फोर्स और सारे mg को लेके आएंगे, जितने फोर्स है उसको उन सरफेस पे लेके आएंगे। तो इसी प्रकार हमारा एफ साइन थीटा और mg cos थीटा एक डायरेक्शन में और एफ cos थीटा और mg sin थीटा विपरीत डायरेक्शन में। तो हमारा r किसके इक्वल हुआ, mg cos थीटा प्लस एफ साइन थीटा, और जो एफ cos थीटा हुआ वह mg sin थीटा के इक्वल हुआ। एफ cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहाँ से sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू a बाई जी, तो tan थीटा स्लोप क्या हुआ, a बाई जी। यहाँ पे भी इस डायग्राम से भी हमने स्लोप आसानी से फाइंड कर लिया। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ वर्टिकल एक्सेलरेशन। अब कोई कंटेनर है वह ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वैसी ही रहने वाली है इस फ्लूइड की। इस फ्लूइड में कोई स्लोप नहीं आएगा। स्लोप नहीं आएगा मतलब इसका ढाल है क्या है, स्लोप क्या है, जीरो। इसकी स्लोप जीरो है, तो हमें फाइंड क्या करना होगा, स्लोप जीरो है तो हम यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है पी वाटर के द्वारा इस प्रिज्म में, क्योंकि हमने एक एलिमेंट प्रिज्म लिया है सॉल्व करने के लिए, तो प्रिज्म में क्या प्रेशर लग रहा है उस पी को हम फाइंड करेंगे कि उस पॉइंट पे जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं उस पर प्रेशर कितना लग रहा है। तो अब देखो हमने वाटर की डेंसिटी, जो लिक्विड की डेंसिटी है उसे रो माना है, और हमने एक प्रिज्म कंसिडर किया वाटर के अंदर। क्या कंसिडर किया है, प्रिज्म। प्रिज्म की डेंसिटी हमने गामा मानी है और एरिया ए माना है। अब गामा रो के इक्वल ही है, क्योंकि गामा जो है प्रिज्म भी तो वाटर के अंदर ही कंसिडर किया गया है, वाटर का ही तो पार्ट है, तो डेंसिटी दोनों की इक्वल है। और ऊपर से टॉप से उसकी हाइट कितने ले लेते हैं प्रिज्म की, h। अब प्रिज्म में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो प्रिज्म में खुद का वेट लग रहा है mg, तो m को हम लिखेंगे रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू हाइट, तो गामा ए एच जी। और नीचे से प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है, प्रेशर इंटू एरिया। अब ये पूरी बॉडी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर मूव कर रही है, तो इट गोस अपर साइड, तो अपर साइड मूव करेगा, तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू एम ए। तो एफ वाई कितना होगा, पी ए, अपर साइड में फोर्स लग रहा है पी ए माइनस गामा ए एच जी इक्वल टू एम ए लग रहा है, तो पी ए माइनस गामा ए एच जी इक्वल टू रो ए एच इंटू ए। तो P इक्वल टू कितना हुआ, रो एच ब्रैकेट ए प्लस जी। तो इफ इट गोस डाउनवर्ड, देन यदि वो डाउनवर्ड साइड में मूव करता है तो प्रेशर कहाँ आएगा, प्रेशर इक्वल टू रो एच ब्रैकेट जी माइनस ए। यहाँ पे गामा और रो इक्वल था, इसलिए हमने गामा की जगह रो लिख दिया, जो प्रेशर हमने फाइंड कर लिया। तो आपने देखा कि हमने प्रेशर भी यहाँ पे फाइंड कर लिया, कितनी इजी वे में।
तो आपने देखा वर्टिकल एक्सीलरेशन का क्या इफेक्ट हुआ वाटर की सरफेस पे, लिक्विड पे। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।